करने को कहा गया था। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ। अब इसी स्टेप को हम थोड़ा सा बदल के देखते हैं। अगर ग्राहक, आने वाला ग्राहक कहता इज़ नॉट इक्वल, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आता? शाबाश। और ये टेस्ट कौन सा होता? इस H1 के साइन से पता चला ना, टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है, बोथ एरिया शेड। ठीक हो गया। मैंने अभी H1 के साइन आपको लिखवाए थे ना। अगर ये सिनेरी हो तो टू टेल टेस्ट होता ना, आप वहाँ पे टू टेल लिखेंगे और ऐसी टेल बनाएंगे इस क्वेश्चन में। जी, अब आने वाला जो कस्टमर है उसने कहा कि ग्रेटर देन है, H0 क्या बनेगा? लेस देन एंड इक्वल। इक्वल नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका क्या बनेगा? टेस्ट कौन सा होगा? वन टेल होगा या टू टेल? ऑन दी, शाबाश, वन टेल्ड ऑन दी राइट साइड। और पहले वाला लेस देन आपने देख ही लिया था। अगर यहाँ लेस देन होगा तो यहाँ ग्रेटर एंड इक्वल होगा, और लेस देन भी वन टेल ही होता है, वन टेल ऑन दी लेफ्ट साइड। गॉट इट? H1 के हिसाब से कर्व बनाना, टेल बनानी। गॉट इट? आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने आपको टू टेल टेस्ट कहा, ठीक है, या वन टेल टेस्ट कहा, तो इसका मतलब क्या होता है आमतौर पे जी टेस्ट में? इसका मतलब होता है वो जो अल्फ़ा लेवल है, वो जो कहा गया है कि 5%, मैं 95% श्योर हूँ, तो 5% फिर गलती का चांस है। वो गलती का चांस यहाँ दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, ठीक है, कि इधर भी जा सकती वैल्यू, इधर भी जा सकती। टू टेल की टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जब नॉट इक्वल हो H1, ठीक है, और यहाँ पे अगर लेस देन हो H1 तो फिर क्या होता है? फिर लेफ्ट साइड यूज़ होती है, और अल्फ़ा पूरे का पूरा एक साइड पे रहता है। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0.05 है तो ये शेडेड एरिया 0.05 है, ठीक है। इधर अल्फ़ा बाय 2 कर देंगे, 0.05 को 2 पे डिवाइड करके इधर वैल्यू आएगी, सही है। इधर क्या होगा? इधर पूरे का पूरा अल्फ़ा क्या होगा? राइट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन H1 का साइन। गॉट इट? आप इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, जैसे आपको पता नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे पता चला ये जी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लिखें, अ फार्मर क्लेम्स दैट एन एम्प्लॉय बिलीव्स दैट। अब ये देखें, आ गया ना कोई क्लेमर? अगर कोई क्लेमर ना आए तो नॉट इक्वल लगा के टू टेल टेस्ट बनाना है, ये याद रखें। अगर कोई क्लेम करने वाला क्वेश्चन में ना आए कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो फिर खुद क्लेमर बनना है और नॉट इक्वल लगा के टू टेल टेस्ट करना है। द मीन वेट इज़ मोर देन, अब कितना था मीन वेट? वो 10 IB था, तो मोर देन 10 IB। रैंडम सैंपल, लेकिन साथ में सैंपल आ गया ना, रैंडम सैंपल ऑफ 100। देखें N आ गया। जब भी सैंपल होता है ना, सैंपल साइज़, तो वो N है, N भी 100 है, और साथ में स्टैंडर्डेशन दी है, ये पॉपुलेशन की है। ये कैसे पता चला पॉपुलेशन की है? क्योंकि ये N से पहले आई। अकरम जब इंटर ही नहीं हुआ तो वो सोया, वो लेटा, तो वो अकरम का तो ना हुआ। फिर वो किसका हुआ? वो हुआ जब पॉपुलेशन मीन का तज़किरा हुआ ना। पॉपुलेशन के मीन के तज़किरे के बाद फ़ौरन बाद स्टैंडर्डेशन आ गई। तो ये अगर पॉपुलेशन का तज़किरा चल रहा है तो फिर स्टैंडर्डेशन भी तो पॉपुलेशन की हुई। हालांकि अंग्रेज़ी में मेंशन नहीं किया कि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन है, लेकिन उसकी लोकेशन, उसकी तरतीब बता रही है कि जब पॉपुलेशन का तज़किरा हुआ तो उसके बाद आने वाली चीज़ पॉपुलेशन की हुई। यहाँ पे आके सैंपल साइज़ का तज़किरा हुआ, ठीक है। इसके बाद आने वाली सारी चीज़ें सैंपल की होंगी। याद होगी बात? अब जो वैल्यू रिपीट हुई है और वैसे भी पहले आई है, ठीक है, मीन वेट कह के, मीन एक्चुअली पॉपुलेशन का भी होता है और स्टैंडर्डेशन का भी होता है, लेकिन पहले आना और रिपीट होना और मोर देन लेस देन की वर्डिंग इसके साथ लगना, तो ये म्यू है। म्यू के साथ ही हम लगाते हैं ना, लेस देन मोर देन। आपको हिंट पता चल रहे होते हैं TZ के। द सैम्पल प्रोड्यूसेस अ मीन ऑफ, अब ये देखिए सैम्पल का वर्ड आ गया, अगर ना भी वर्ड आता तो ऊपर सैम्पल साइज दिया गया। द सैम्पल प्रोड्यूसेस
अ मीन ऑफ, अब सैंपल मीन कितना होगा जिसे एक्स बार कहेंगे, 10.6, 10.6, एक वैल्यू ये है, एक ये है। डज द सैंपल प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट द लेवल 0.05, अल्फा लेवल दे दिया आखिर पे 0.05। अब हम इस क्वेश्चन के इंग्रेडिएंट्स को लिखेंगे और फिर देखेंगे, पहले तो ये हिसाब लगाएं कि ये जी टेस्ट का है या जी टी का है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ फार्मर क्लेम्स दैट द मीन वेट ऑफ टर्कीज ऑन द फार्म इज 10 IB, ठीक है। अब मीन वेट दे दिया। अब आमतौर पे 99% जो मीन वेट या मीन दिया गया होता है स्टार्ट में वो म्यू होता है, लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है इस बारे में। विद द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 2, अब स्टैंडर्डाइजेशन भी दे दी। अगर मीन पॉपुलेशन मीन यानी म्यू के बाद फॉरेन स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए तो वो स्टैंडर्डाइजेशन असल में सिग्मा होती है, यानी पॉपुलेशन की स्टैंडर्डाइजेशन होती है, तो जी की तरफ इशारा जा रहा है। एन एम्प्लॉय बिलीव्स दैट, एक मजदूर उसका कहना है कि वो जो किसान है उसने झूठ बोला है। द मीन वेट इज मोर देन 10, उसने किसान ने कहा था 10 है, म्यू 10 है, जबकि एक किसान के मजदूर का जो बिलीव है वो क्या है, मोर देन, उसका मतलब है म्यू ग्रेटर देन है 10 से, ये उस H1 का साइन बनेगा उस एम्प्लॉय की वजह से, ठीक है। इसे हमने साइड पे बना लिया। उसके बाद हम ये चीज़ अब देख चुके हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन भी मिल गई हमें जो कि सिग्मा है। कैसे पता चला ये सिग्मा है, क्योंकि ये n से पहले आ गई। अगर स्टैंडर्डाइजेशन अंग्रेज़ी में तो नहीं लिखा पॉपुलेशन की है किसकी है, लेकिन n से पहले आ जाए, सैंपल साइज से पहले आ जाए, तो इसका मतलब वो पॉपुलेशन की है, और पॉपुलेशन की स्टैंडर्डाइजेशन को सिग्मा कहते हैं, और वो जी की तरफ लेके जाती है हमें। इसके बाद हमें पता चला कि जो हमारा रैंडम सैंपल ऑफ 100 n है वो 100 है, ना सिर्फ म्यू सिग्मा दे दिया गया बल्कि n भी 30 से अबव है। उसके बाद फिर क्लियरली कह दिया दी सैंपल प्रोड्यूसेस द मीन x बार। इसने अगर ना भी कहा होता कि सैंपल प्रोड्यूसेस n के बाद आना ही काफ़ी था कि ये वाला मीन जो है ये x बार है, वो सबसे पहले वाला मीन म्यू है। एक मीन का पता चल जाए ना कि ये x बार है तो दूसरा मीन अंडरस्टूड है कि म्यू होगा, ठीक है। दो लेने ना मीन, एक पॉपुलेशन मीन म्यू और एक x बार सैंपल मीन। अब सैंपल मीन कितना हो गया 10.6 और अल्फा लेवल कितना है 0.05। सर हमें कैसे पता चलेगा ये ऊपर वाला म्यू है, यही तो मैंने बताया कि ऊपर वाला म्यू कैसे पता चला। स्टार्ट में जो चीज़ आ गई और मीन दो थे क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, एक मीन के साथ लिख दिया सैंपल प्रोड्यूसेस द मीन, तो ये तो श्योर हो गया कि x बार है। अब दूसरा मीन म्यू का ही रह जाता है। एक इस वजह से हमें पता चला कि ये म्यू है, दूसरा इस वजह से पता चला ये म्यू है क्योंकि ये वैल्यू रिपीट हुई, मोर देन लेस देन के साथ भी आ गई और इधर भी आ गई। जो क्लेमर आया था एम्प्लॉय उसने भी उस तहरीर को दोहराया और कहा कि इतना नहीं है, तो ये सिर्फ म्यू के साथ ही ऐसा किया जा सकता है। वैल्यू जो रिपीट हो रही होती है, दो दफ़ा आ जाती है या मोर देन लेस देन के साथ आ जाती है, अंडरस्टूड है कि वो म्यू है। आप भी समझने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? नहीं, आप मैं पूछ लूँगा फिर। सर जी वो अगर नीचे लिखा हो पॉपुलेशन मीन तो फिर इसका मतलब हो गया कि वो जी टेस्ट है। हाँ, अगर इंग्लिश में पॉपुलेशन मीन लिख देता तो फिर तो हम हमेशा पता चलता हमें कि ये पॉपुलेशन मीन है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता जी टेस्ट है। जी के हमने पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैं, उससे पता चलता है कि जी है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि सिग्मा भी नाउन हो और n चाहे फिर छोटा ही हो। अगर सिग्मा नाउन है तो फिर जी ही लगेगा, और अगर n बड़ा है और सिग्मा नहीं दिया गया फिर भी जी लगेगा। n कितने से बड़ा है 30 से बड़ा है या 30। ये थे उसके, ये इंग्रेडिएंट्स हमने निकाल लिए हैं। इससे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। आप अपने सामने स्टेप रख लें इस क्वेश्चन के और मुझे बताते जाएं स्टेप कौन सा है। सबसे पहले स्टेप कौन सा है, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर स्टेप करेंगे, ठीक है। आप लिख लें, H0 और H1 बनेगा, और मैंने ये एम्प्लॉय की स्टेटमेंट इधर लिख ली है। और जब भी कोई एम्प्लॉय या कोई क्लेमर या कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व होती है क्वेश्चन में
अगर ना हो तो हम खुद बन के नॉट इक्वल करेंगे इसे, अगर है तो उसका साइन इधर लगेगा H1 में, म्यू ग्रेटर देन 10 है, इसमें इक्वलिटी तो आएगी नहीं, इसमें इक्वलिटी आएगी, क्या बनेगा लेस देन एंड इक्वल टू 10, ये बन गए। सेकंड स्टेप कौन सा है, आइडेंटिफाई द टेस्ट क्राइटेरिया लिखेंगे यहाँ पे, और उसमें क्या क्या चीज़ें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा लेवल को कहते हैं, इसे 0.05 पेपर में या क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक है, जिसे फार्मूला कहते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्या कहते हैं इसे फार्मूला कहते हैं। तो जी का फार्मूला लगेगा, हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ये जी टेस्ट है, क्या है फार्मूला, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन या एन अंडर रूट। उसके बाद क्या स्टेप है, अब क्रिटिकल रीजन जो है वो हमने बनानी है, इसको देखते हुए, तो वो क्या है, वन टेल्ड टेस्ट ऑन दी राइट साइड, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन का साइन हमेशा राइट साइड पे लेके जाता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0.05 आ जाएगा, बस इतना ही काफ़ी कह देना है, साथ में कह देना वन टेल ऑन दी राइट साइड। उसके बाद कौन सा स्टेप है, अब क्रिटिकल वैल्यू टेबल से देखनी है, ये अब खाली छोड़ देंगे और बाद में लिख देंगे, अगर ना भी लिखें तो इट्स ओके। अब स्टेप आ जाएगा, सेकंड स्टेप आ जाएगा जी, अब स्टेप होगा, नहीं लिखे, अब स्टेप होगा कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, और हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक ये है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, इंग्रेडिएंट्स पुट कर देंगे, एक्स बार कितना है हमारा 10.6 माइनस म्यू है 10 ओवर सिग्मा कितना है हमारे पास 2 है, और अंडर रूट 100 हो जाएगा क्योंकि n 100 है हमारे पास जी। कैलकुलेटर चलाएं, माइनस करें, 0.6 आ जाएगा ओवर 2, पहले अंडर रूट लेंगे हम 100 का, और फिर बाकी डिवीजन होगी, 2/10 कर दें, 2/10 करके कितना आया जी 0.2 आ गया। अब इसे डिवाइड करें तो z इज इक्वल टू 2, दोबारा डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करें दोबारा, ज़बानी बताया था मुझे, नहीं 0.4 आता है। अच्छा ये 10 पॉइंट कितना था हमारे पास म्यू, 10.2 तो नहीं है, 10.2 है, ठीक है जी। ये म्यू 10.2 है, वो 10.2 इधर लगाएंगे तो 0.4 बनेगा, ठीक है, वो गलती हो गई है तो उसे सही कर लें। अब ये कितना आएगा, अब ये बन जाएगा 2 आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2, उसे 10.2 करें, मेरे से गलती हुई है मैंने लिखते वक्त। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन हमारे पास आ गई है, प्लेस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यहाँ पे कर्व बना लेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। हमारा टेस्ट कौन सा था, वन टेल ऑन द राइट साइड था, तो को पता है 0.05 अल्फ़ा लेवल था, इतना ही था, अल्फ़ा लेवल यहाँ पे लिख देंगे, ये सारा अल्फ़ा लेवल है, और हमने ये वाइट एरिया मालूम करना है सबसे पहले। तो वाइट एरिया कैसे मालूम होगा, 0.5 ये टोटल एरिया, इसमें से शेडेड निकालेंगे तो वाइट आ जाएगा, माइनस 0.05 कितना आ गया 0.45, डबल ज़ीरो साल लगा देंगे, 4 डिजिट कर देंगे, और इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे 0.4500, ठीक है। असल में क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये चेक करने के लिए हमने ये वैल्यू लिखी। अब इस वैल्यू को हम टेबल में देखेंगे,
ये वैल्यू हम टेबल से ढूंढेंगे, ये क्लासिकल अप्रोच कहलाता है। 0.4500 को हम एरिया टेबल में देखेंगे। ये हमारे पास एरिया टेबल है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इसमें हम वैल्यू ढूंढ लेंगे 0.4500। अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलती तो इसके करीब तरीन वैल्यू ढूंढ लेंगे। यहाँ पे वैल्यू है 0.4505 और ये 5 दर्जे ऊपर है और ये ज़्यादा ऊपर है। हम ये दो वैल्यू ले लेते हैं, ये दो वैल्यू हम लेंगे और इन दो वैल्यू के ऊपर जाएंगे, हम देखेंगे ये वैल्यू है एक और ये 499 वाली इसके सामने है, इसके ऊपर देखेंगे क्या वैल्यू है, 5 है। यानी हम इधर को आएंगे तो क्या देखेंगे 1.6, यहाँ से 1.6 उठाएंगे और इधर से 4-5 उठाएंगे, ये वाला और ये वाला। ये वैल्यू हमने टेबल पे तलाश कर ली, टेबल में इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली तो हमने इसका करीब तरीन दो वैल्यू चुना और इधर से देखा तो 1.6 था और ऊपर 4 और 5, इसे हम क्रिटिकल वैल्यू में दर्ज कर देंगे। 1.645 यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू लिख देंगे। अब हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को देखेंगे कि वो कहाँ फाल कर रही है। अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ फाल कर रही है, हमारे z की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 2। अब यहाँ से शुरू हुआ 2 यानी कि प्लस में है, वो पॉजिटिव है, तो इससे आगे आ रही है या इससे पीछे आ रही है? ये 1.6 है, सो इससे आगे आ रही है, यहाँ पे कहीं 2 है, ठीक है। अब ये जो शेडेड एरिया था इसे क्रिटिकल रीजन कहते हैं कि अगर इसमें वैल्यू फॉल करेगी तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा। H0 किसका क्लेम था? फार्मर का क्लेम था, इसका मतलब इम्प्लॉय सच्चा हो गया, ठीक है। H0 रिजेक्ट होगा यानी इम्प्लॉय सच कह रहा था कि ये ग्रेटर देन है 10.2, ठीक है, म्यू जो है वो ग्रेटर देन है। क्या आपको समझ आ रही बात? अगर वैल्यू पीछे रह जाती, वाइट एरिया में आ जाती, तो फिर एक्सेप्ट H0 ऐसा हो जाता, ठीक है। इसे हम इसमें कर्व में पुट करके भी फैसला कर सकते हैं कि एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट, और इसका एक और तरीका भी है, मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। आमतौर पे इस तरीके को मुश्किल समझा जाता है और वो दूसरा सिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये कर सकें तो, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, मैं आपको सिखाऊंगा। जी सना, आप बताएं तो समझ आइए। अब ये जो क्रिटिकल रीजन है इसे रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। ये आमतौर पे ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाती हैं चीज़ें, मैंने आपको सेंड भी की हैं शायद। जो शेडेड एरिया होता है उसे रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं, क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं, और जब इसमें वैल्यू आ जाए जी की तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर वाइट एरिया में आ जाए, वाइट एरिया को एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सारे का सारा वाइट एरिया एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर इसमें वैल्यू आ जाए तो H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। H0 अगर रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब H1 क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है। H1 किसका था? एम्प्लॉय का था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? मेक अ डिसीजन। अब डिसीजन क्या होगा? यहाँ पे लिख देंगे मेक अ डिसीजन, और डिसीजन ये होगा H0 रिजेक्टेड या रिजेक्टेड H0, ठीक है। H0 को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरप्रेट द टेस्ट रिजल्ट। इसमें हम लिख देंगे, दो तरह की स्टेटमेंट हो सकती है। आवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट H0। पहली स्टेटमेंट क्या होगी? आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट H0। एक और स्टेटमेंट हो सकती है, उसमें आप लिख सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू सो वी रिजेक्ट H0।